चलो नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, SBEC। अब सबसे पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स आप देख लो, देख ही लिए होंगे अभी तक कितना पढ़ना है। आपको वेटेज बता देता हूँ, पहले उसको आप नोट कर लेना, इंडेक्स में एक बार आप हाईलाइट कर लो उसको। जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है यहाँ पे वो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किए हुए, A, B और C। जैसे कंपनी लॉ में है वैसे यहाँ पे भी पार्ट्स हैं और वेटेज उस हिसाब से अलग अलग रहेगा। जो पहले चैप्टर नंबर 1 to 12 है उसका वेटेज 40 मार्क्स है, 1 to 12 का, ठीक है। फिर 13 से लेके 19 तक जो चैप्टर्स हैं, सॉरी 13 से 18 ना, 19 नहीं, 13 से लेके 18 तक, एनवायरमेंट लॉज तक, 18 दैट इज 35 मार्क्स, ठीक है। 18 तक 35 मार्क्स और लास्ट के 3 चैप्टर्स जो है वो 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो लास्ट वाले पहले पढ़ने हो, पता चल गया, 3 चैप्टर के 25 मार्क्स। वो 3 चैप्टर में भी एक बड़ा चैप्टर जो आपका है वो 21st है, बाकी के दोनों टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, तो स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। 25 में से आप मेजॉरिटी मार्क्स स्कोर करने की ट्राई कर सकते हो, अपने भी वैसे ही टारगेट करेंगे। अभी जो मैं आपके चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ, वो थर्ड वाला पार्ट अभी अपने नहीं लेंगे। फर्स्ट चैप्टर से जो 6 चैप्टर तक का पूरा ब्लॉक है वो अपने टारगेट करने वाले हैं पहले फर्स्ट फेज में, और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कंपनी लॉ पे बेस्ड है। तो मैंने कंपनी लॉ के कुछ चैप्टर्स पढ़ाने के बाद ये स्टार्ट करने का रीज़न ही वही है कि आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी तो वो वापस नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तो वो चैप्टर्स को अपने एक ब्लॉक मान के 1 to 6 का उसको कवर कर सकते हैं। तो पहले वो टारगेट करेंगे कि ये चैप्टर्स कवर हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चैप्टर्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल है लैंग्वेज वाइज भी, और कुछ इन बिटवीन टेक्निकल चीज़ें आएंगी, तो उस हिसाब से एक एवरेज सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर टेक्निकल या हैवी नहीं है, और आप कवर करने जाओगे तो आराम से साथ साथ में कवर होता जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में बात हो रही है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। टाइप ऑफ या जो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपने ऑलरेडी पहले स्कूल लेवल पे भी OC में, BST में पढ़ा होगा कि अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ के फॉर्मेट हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। सोल प्रोप्राइटर की बात हमने की हुई है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF बिजनेस है, LLP वाला ऑप्शन आपके पास है, जॉइंट वेंचर्स आप कर सकते हो, कंपनीज फ्रेम कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हैं। इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट फ्रेम करना, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। लेकिन कौन सा ऑल्टरनेटिव किसके लिए कितना सूटेबल है उसके ऊपर यहाँ पे बात होने वाली है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें सिलेक्ट करना है वो सिलेक्शन के प्रोसेस पे हम बात करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स और क्राइटेरियाज बताए हुए हैं, हेड पॉइंट से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला हुआ है। अंदर की लैंग्वेज जो है वो आप अपने रेफरेंस के लिए पढ़ो और आप आंसर अपने वर्ड्स में आराम से फ्रेम करके लिख सकते हो। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में वही बताया हुआ है, तो मैं यहाँ वर्ड टू वर्ड नहीं जाने वाला हूँ। ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड जाने जैसा है नहीं, उतनी नीड नहीं है। अपने टॉपिक पे बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बाइफर्केशन उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे अपने अभी बात कर रहे थे। तो फर्स्ट पेज पे सारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसमें ये टाइप ऑफ एंटिटीज के नाम है, आप सीधा आगे चल सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज में बाइफर्केशन किया, ऑलरेडी आपने ये चीज़ कंपनीज एक्ट में भी पढ़ ली ना। देख लेते हैं सारे नाम। OPC के बारे में हम बात कर चुके हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सब्सिडरी होल्डिंग पे बात हुई, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी पे बात की थी। स्टैट्यूटरी वो जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट के थ्रू पास हुई, इस पे बात हम कर चुके हैं। इंश्योरेंस बिजनेस आपको आइडिया है, और अनलिमिटेड कंपनी का भी एक फॉर्मेट होता है, गवर्नमेंट चाहे तो अनलिमिटेड कंपनी फ्रेम कर सकती है। ये सब बातें भी हम कर चुके हैं, तो ये सारे टाइप्स अपने ऑलरेडी डिस्कस हो गए। अब फैक्टर्स पे ही चलते हैं। मेन इस चैप्टर का पार्ट ही वही है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आप अपना बिजनेस का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग और बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि LLP बेटर रहेगा या प्रोप्राइटरशिप बेटर है, या HUF करें या फर्म बनाए, क्या करें। अब नेचर ऑफ बिजनेस में कैसे डिवीजन किया, अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है और ऐसा बिजनेस है जो आप इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हो, तो इट इज़ मोर देन इनफ कि आप प्रोप्राइटरशिप वाले फॉर्मेट को यूज़ कर लो। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में थोड़ा बहुत हेल्प की ज़रूरत है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन या वर्क फ्रंट पे, तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। रिस्क ज़्यादा है तो LLP बना सकते हो। और फिर अगर लार्ज स्केल बिजनेस है आपका जो इंडिविजुअली नहीं हो सकता, तो कंपनी का ऑप्शन ही हमारे पास बेस्ट रहेगा। तो आपके बिजनेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है।
अब किसी को सपोज एक स्टेशनरी की शॉप शुरू करनी है तो क्या करेगा, उसके लिए आईपीओ निकालेगा? कोई सेंस नहीं है ना उसका। छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए आईपीओ तो लॉन्च करेगा नहीं कि भाई 2-4 हज़ार करोड़ रुपए पहले इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर उसमें से एक स्टेशनरी शॉप खोलूंगा, फिर वो चल पड़ेगी तो और 100 एक साथ ओपन कर दूंगा। वैसा तो कुछ है नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे आपको बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप मोर देन इनफ। रिस्क भी उतना ज्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और आईपीओ में कोई आपको पैसा देगा भी नहीं, क्योंकि वो इतना लार्ज स्केल का बिजनेस ही नहीं। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। अब यही अगर आपको एयरलाइन शुरू करनी है तो क्या करेंगे उसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगा? खुद के पैसे लगा के 2-4 प्लेन खरीद लिए, फ्लाइट शुरू कर दी, वैसा हो सकता है? फंडिंग ही उतना इनफ नहीं रहेगा। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कंपनी स्टार्ट करो, फंड्स रेज करो और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो वो बिजनेस का जो स्केल है वो डिफरेंट है, एक्टिविटी डिफरेंट है, उस हिसाब से आपका बिजनेस का फॉर्मेट जो है वो भी डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये था। एग्जाम्पल में उन्होंने स्टार्ट वैसे ही किया है, स्मॉल बिजनेसेस की बात की है, ब्यूटी पार्लर है, रिपेयरिंग शॉप है, कंसल्टेंसी एजेंसी है, रिटेल स्टोर, मेडिकल स्टोर, और इवन प्रोफेशनल्स को भी कवर किया, डेंटिस्ट है, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब लोग लोअर लेवल पे या सोल प्रोप्राइटर लेवल पे काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है और आपको लगता है कि अकेले रिस्क नहीं लेना, तो आप पार्टनर्स को ढूंढ सकते हो कि भाई अकेले इन्वेस्ट करने से बेटर है, रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, रेवेन्यू भी डिवाइड हो जाएगा, और थोड़ा बहुत पार्टनरशिप की वजह से टाइम का इनपुट भी मिल जाएगा कि सारा काम अकेले नहीं करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप वाला ऑप्शन बेटर है। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में अगर आपको लगता है कि लॉसेस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, तो उसको कवर करने के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म के बदले एलएलपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्राइटेरिया आपके पास रहेगा। हाँ, अगर फैमिली वाला बिजनेस है तो एचयूएफ का ऑप्शन रहने ही वाला है। तो ये सब चीज़ें कॉमन सेंस पे है कि आपको वैसे ही डिसाइड करनी चाहिए। आगे इस पूरे आंसर में आप देखोगे तो वही सारी एंटिटीज़ के बारे में बात की है, तो उतना आप अपने मन से भी लिख सकते हो। कंपनी किसके लिए बेटर है, सोल प्रोप्राइटर किसके लिए बेटर है, हर एक में आप एक एक दो एग्जाम्पल दे दोगे, काम हो गया, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसको। आगे बढ़ सकते हैं। रिपीटेशन काफ़ी है इसलिए मैंने बोला वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊँगा। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अभी बात हो रही थी, छोटा बिजनेस है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ठीक है, ओपीसी बना सकते हो अगर आपको कंपनी बनानी है तो। मीडियम लेवल में पार्टनरशिप एलएलपी बोला उन्होंने, लार्ज लेवल पे कंपनी बोला, ये भी अगेन इम्प्लाइड था। तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस, आपको बिजनेस किस लेवल पे स्टार्ट करना है, कितनी ब्रांचेस ओपन करनी है, कितने सिटीज को टारगेट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें फिर उस बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए। बहुत बार ना नई कंपनीज मार्केट में आके गलती भी करती है, एकदम से ना बिजनेस इतना लार्ज स्केल पे स्टार्ट करेंगे ना कि फिर अगर लॉस हुआ ना तो उतना ही बड़ा लॉस भी होगा। एक साथ 10 सिटी में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक साथ इतनी सारी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, ये बहुत रिस्की होता है और नहीं करना चाहिए। पहले इनिशियल लेवल पे आप एक स्मॉल स्केल पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही बिजनेस करके देख लो कैसा रिस्पॉन्स है। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, इतने इन्वेस्टर्स का पैसा लगाने से पहले एक बार ट्रायल कर लो। अगर स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे सही चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, और एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही अपने चीज़ें समझते हैं। आप बाहर से बैठ के जितना भी सोच लो, जब तक आप वो काम करना शुरू नहीं करोगे ना, आप कोई भी बुक पढ़ लो, आपको 100% नॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस सिखाने वाला है वो आपको और कोई नहीं सिखा सकता है। तो छोटे लेवल पे पहले एक्सपीरियंस करके आप नॉलेज ले लो टेक्निकल चीज़ों का, और फिर आप लार्ज स्केल पे जाओगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है। एक साथ बहुत बड़ा चेंज शुरू करोगे तो प्रॉब्लम है। और आप देखना कितनी बार आप कोई सक्सेस स्टोरीज अगर किसी की पढ़ रहे हो, किसी ने कोई रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट किया, कोई कैफे की ब्रांचेज या फ्रेंचाइज शुरू कर दी, तो वो ऐसा नहीं है कि एक साथ 100 फ्रेंचाइज बांट दी। पहले उसने एक स्टोर सेटअप किया होगा, अपना कैफे चलाया होगा, उसको पॉपुलर किया, ब्रांड बिल्डिंग किया, उसके बाद जब वो पॉपुलर हुआ तो उसने दूसरे स्टोर की कोशिश की, फिर तीसरे पे गया, फिर एक पॉइंट के बाद फ्रेंचाइज मॉडल लेके आया। तो ना ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, स्लोली और ग्रेजुअली होता है। रातों रात आप सोचोगे एक साथ सबका फंडिंग ले लें, 100 कैफेज ओपन कर दे 100 सिटी में, 100 के 100 एक साथ फ्लॉप हो सकते हैं। बेटर है कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके बिजनेस के स्केल पे डिपेंड करेगी कि आपको फॉर्मेट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगेन ऑब्वियस, कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे अभी मैंने आपको एयरलाइन का एग्जांपल दिया, वहाँ इन्वेस्टमेंट कुछ 100 करोड़ का चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको एफर्ट भी उतना करना है, पैसे भी उतने रेस करने हैं, तो अकेले इंसान का काम नहीं है। वहाँ पे आप कंपनी बनाओगे, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लोगों से फंडिंग मांगोगे, उस बेसिस पे आप काम करोगे। लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस है जहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत नॉमिनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप 10 लोगों को इकट्ठा करो, अननेसेसरी लोगों को इन्वॉल्व करोगे, इतना कैपिटल डिवाइड कर दोगे तो प्रॉफिट भी बटेगा फिर, और बचेगा क्या। तो एक नॉर्मल सी शॉप चलाने के लिए कोई 10 पार्टनर्स को लेके नहीं आए, वहाँ वो अकेला ही बिजनेस करेगा और अपने या तो लोन ले लेगा बैंक से और फिर बिजनेस करेगा, ताकि जो प्रॉफिट होगा वो भी उसको मिले। तो अगेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि वो बिजनेस कौन कर सकता है और कौन से फॉर्मेट में कर सकता है। और बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे हैं जो हमको पता है कि हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। टेलीकॉम सेक्टर का एग्जाम्पल ले लो, एयरलाइन कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, ये बड़े बड़े बिजनेस है। इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लो,
आपको कितना भी नॉलेज हो, आपको कितना भी इंटरेस्ट हो, टेलीकॉम कंपनी आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का है कि वो किसी एक इंसान के लिए क्या, एक कंपनी के लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि इस सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं वो बड़े प्लेयर्स हैं। अभी तक इतने साल से जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है, रिलायंस तो आपको पता ही है, ऑलरेडी उनके बिजनेसेस हैं एस्टेब्लिश, जिसका पैसा वो इसमें डाल रहे हैं। तो जियो उन्होंने भी लॉस में ही स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 3 साल तो लॉस में ही चलाया, तब जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट होने लगा, और वो भी बहुत जुगाड़ से उन्होंने प्रॉफिट किया। ऐसा नहीं है कि और भी कोई स्टार्ट करेगा तो प्रॉफिट कर लेगा। जुगाड़ तो क्या किया अपने को पता है, और अपने को जो नहीं पता है ऐसे ही बहुत सारे उनके जुगाड़ है जिसके बेसिस पे वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। एयरटेल जो दूसरा टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनी है, एयरटेल के अपने और अदर बिजनेसेस बहुत सारे हैं जिनके बेस पे वही ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो लॉसेज हैं तो भी बेयर करने की कैपेसिटी है। वोडाफोन आइडिया में भी सेम सिचुएशन। आइडिया जो है बिरला ग्रुप का है, तो बिरला ग्रुप सिर्फ टेलीकॉम पे डिपेंडेंट नहीं है, लॉस मेकिंग है लेकिन फिर भी खींच रहा है। तो बाकी बिजनेस कमा के दे रहे हैं ना, तभी ये बिजनेस हो पा रहा है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बाकी प्लेयर्स आप देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां आके वापस चली गई। 10-12 कंपनीज थी और टेलीकॉम में, जो रिलायंस जियो के आने के बाद बंद हो गई। इवन टाटा वाले नहीं चला पाए, जो डोकोमो करके उनका टाटा का सिम कार्ड आता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया, तो नहीं सर्वाइव कर पाई, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस का जो स्केल है उस पर डिपेंड करेगा, और कैपिटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, कौन सर्वाइव कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। एयरलाइन इंडस्ट्री की भी वही हालत है, हार्डली कोई एयरलाइन है जो प्रॉफिट में, इंडिगो है जो प्रॉफिट में है, बाकी एंटिटीज जो हैं वो ऑन दी एज चल रही हैं, कभी लॉसेस हो रहे हैं कभी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है एयरलाइन बिजनेस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतना ज़्यादा है कि आप कितनी महंगी टिकट बेच लोगे, एक प्राइस से ऊपर तो फिर कोई आएगा नहीं, तो आपको वो भी कंट्रोल करना है और कॉस्ट कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन ही नहीं बच रहा है इन कंपनीज के लिए ऑपरेट करने के लिए। अभी वो नई एयरलाइन कंपनी राकेश झुनझुनवाला ने स्टार्ट की, ठीक है, अकाशा एयरलाइंस। अब वो लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस का जो पूरा फॉर्मेट है उस पर उन्होंने शुरू किया, बट ही कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट। बीच में आ रहा था, बोले इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, सबको पता है भाई एयरलाइन कंपनी में तो लॉस होता है, फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं। कोई रिस्क नहीं ले रहे। 46,000 करोड़ रुपीज उनकी वैल्यूएशन है, जो उनके पास असेट्स है, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है 200 करोड़ रुपए। समझे, रेशियो देख लो, उनकी खुद की वैल्यूएशन का, असेट्स का कितना हिस्सा उन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी देख लो, हार्डली कुछ 2-5% होगा, तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको और मुझे 200 करोड़ इकट्ठा करना होगा तो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए 200 करोड़ इज नथिंग। अगर एक्सपेरिमेंट करना है, पैसा पड़ा हुआ है, ट्राई करते हैं, बिजनेस तो अटेम्प्ट करने से ही होगा, तो वो कोशिश कर सकते हैं। 200 करोड़ लॉस भी हो गया ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी इन्वेस्टर्स जो है उनको फर्क पड़ सकता है। तो जो लोग ऑलरेडी इतना वेल्थ क्रिएट करके बैठे, अगर उसमें से वो खर्चा कर रहे हैं ना, तो इतनी बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट वही फुलफिल कर सकते हैं, अपने लिए वो पॉसिबल नहीं। आए समझ में? तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको बिजनेस का फॉर्मेट जो है वो कैसा सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजमेंट के स्किल्स की बात हो रही है। देखो, अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो तो सारा दिमाग आप ही को लगाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने सीख सकते हैं, नो डाउट, लर्निंग तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भी एबिलिटी की लिमिट होती है। हर इंसान हर काम में अच्छा हो, ओवरऑल एक्सपर्ट हो, और डिपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। अब बिजनेस चलाना है तो उसमें मार्केटिंग भी करनी है, लोगों से कम्युनिकेशन नेटवर्किंग भी करना है, अकाउंटिंग भी करना है, सेल्स भी बढ़ानी है, प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना है। हर काम आप अकेले कर लोगे और हर काम में आप अच्छे हो, ये पॉसिबल नहीं है। कोई फील्ड ऐसी हो सकती है जहाँ आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। लोगों से बात कैसे करनी है, सेल्स कैसे बढ़ानी है, क्लाइंट कैसे ढूंढ के लाने हैं, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कोई तो डिपार्टमेंट में आप वीक रहोगे। तो प्रोप्राइटरशिप में फिर एक ये बर्डन आ जाता है कि हर काम हमें ही करना है, और अगर आप कोई काम में अच्छे नहीं हो और फिर भी आप वो कर रहे हो, तो आपको वो एफिशिएंसी या आउटकम दिखेगा नहीं जो दिखना चाहिए। तो अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप प्रोफेशनल्स को या तो सैलरी पे हायर करो या फिर पार्टनरशिप करो ऐसे लोगों से जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे। और जिस काम में आप अच्छे नहीं हो, उस काम में अगर सामने वाला अच्छा है तो एक अच्छी टीम बनेगी। समझ में आ रहा है? आप दोनों सेम काम में अच्छे और सेम काम में खराब हो तो पार्टनरशिप का भी कोई फायदा नहीं होगा, काम तो फिर भी रह जाएगा। तो अगर आप एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो और दूसरे में नहीं हो, तो दूसरे डिपार्टमेंट में जो एक्सपर्ट है आपको उसको ढूंढना चाहिए, तो एक अच्छी टीम बन सकती है और फिर आप अपना बिजनेस चला सकते हो। तो यहाँ मैनेजरियल एबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स, उसके बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फॉर्मेट जो है हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर हुआ? बड़ी कंपनीज में आप देखते हो प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं ना। अब कंपनी में अगर आप कोई स्टाफ रखोगे, डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, मैनेजर अपॉइंट करोगे, तो आप कोशिश करोगे कि आपको बेस्ट पर्सन मिले जो एजुकेटेड हो, मैनेजमेंट में क्वालिफाइड हो, और आप उसकी सैलरी मैच कर सको, आपका उतना बजट हो, तो फिर उस हिसाब से आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो जो उस काम में एक्सपर्ट है। तो ये मैनेजरियल स्किल्स के बेस पे भी अपने डिसीजन ले सकते हैं वैसा। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब देखो, जितना बड़ा फॉर्मेट होगा ना, उतना कहीं ना कहीं कंट्रोल डिवाइड होगा। आप एक कंपनी का फॉर्मेट अगर देखो, उसमें किसी एक की मनमानी चलेगी क्या? नहीं, वहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन,
बोर्ड रिजोल्यूशन, ये सब जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। इससे बेटर क्या है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे जा रहे हो तो आप होल एंड सोल डिसीजन मेकर आप हो, आपको कोई बोलने वाला नहीं। ओपीसी चला रहे हो तो आपके पास 100% शेयर्स है, जो मर्जी आए करो, आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो आपकी मर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस का फॉर्मेट है उसमें ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो और कितना कंट्रोल आप पास ऑन करने के लिए रेडी हो। ये ह्यूमन नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे ना मेरे डिसीजन में कोई टोकने वाला नहीं चाहिए, जो मुझे अच्छा लगेगा करूँगा, सही है गलत है वो मेरा रिस्क है, तो ऐसे नेचर के साथ फिर मैं अगर पार्टनरशिप या एलएलपी करने जाऊँगा ना, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पार्टनर होगा ना उसका भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा और मैं तो बात सुनता ही नहीं किसी की, तो फिर मतलब ही नहीं है ना। फिर वो बोलेगा यार ये क्या मतलब, वो पार्टनरशिप है, आपको जो करना है वही करते हो, बात तो सुनते ही नहीं हो, तो कैसी पार्टनरशिप, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। तो अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, एलएलपी में जा रहे हो या फिर आप कंपनी बना रहे हो, तो आप में उतना पेशेंस लेवल होना चाहिए कि भाई दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी और वो आपके एक माइंडसेट आपको लेके चलना है। हम देखते हैं कंपनी में अपन बात कर रहे थे कि डायरेक्टर्स कोई प्रपोजल रखते हैं तो दे आर वेरी कीन के ये पास हो जाए, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ने डिनाई कर दिया तो ऑनर करना पड़ेगा ना उस चीज़ को, फिर उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि जब हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो सबके डिसीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और जो उनकी वैल्यू है उस हिसाब से उनके वोट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर हम मनमानी नहीं कर सकते, और मनमानी करनी है ना तो कंपनी वाले फॉर्मेट में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोलिंग आपका 100% नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, अपना स्टेक उतना मेंटेन करो, प्रमोटर होल्डिंग जो अपने देखते हैं कि मेजॉरिटी कंट्रोल आपका हो, कि आपके वोट्स की वजह से डिसीजन टर्न हो सके, लेकिन 100% आप ही की मनमानी चलेगी वो कभी भी होने वाला नहीं। तो आपको कितना कंट्रोल रखना है, कितना डिवाइड करना है, उसके बेस पे भी आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग यही कर रहे हैं, रिस्की बिजनेस में ना फिर पार्टनरशिप में ही चले जाते हैं, वो बेस्ट है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई है। अपने सूरत में अगर बात करें तो रेस्टोरेंट का बिजनेस, लालच भी उतनी देता है, लॉस भी उतना ही होता है। हर किसी को ये लगता है रेस्टोरेंट खोल लो, सूरत में लोग खाते पीते रहते हैं, घर पे नहीं खाते, बाहर ज़्यादा खाते हैं, तो सबका ही चलेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आपने अपने आसपास नियर अबाउट जहाँ भी आप जिस एरिया में रहते हो या घूमते फिरते हो, आपने बहुत सारे कैफेज ऐसे भी देखे होंगे जो ओपन भी हुए, शॉर्ट टर्म में बंद भी हो गए। रेस्टोरेंट्स भी देखे होंगे, कितने ऐसे हैं जो बरसों से चल रहे हैं, जो आप खुद 100 बार जा चुके होंगे लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तो दैट डिपेंड्स के क्या फैक्टर्स हैं क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। हाँ, चल गया तो फिर बहुत चलेगा, फिर अपने जाते हैं कोई कैफे में, यार इतने साल से चल रहा है, क्या कमाता है, इतना महंगा है ये वो, तो भी चल रहा है, पब्लिक आ रही है, फिर वहाँ कॉफी पीते पीते अपन उसकी कमाई भी गिन रहे होते हैं। 10 टेबल है, दिन में 100 कस्टमर आते होंगे, एवरेज इतना बिलिंग काउंटर होता होगा, इतने का कलेक्शन होगा, फिर अपने खुश हो रहे थे, बोले यार यही अच्छा बिजनेस है, स्टार्ट करो, फिर पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी तब मालूम पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर कितना हाई है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत हेवी हो जाता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना ही पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि भाई कैसी भी जगह होगी चल जाएगी, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स आते हैं फोटो खिंचवाने, एम्बियंस अच्छा नहीं होगा, खाना कैसा, खाना बेकार होगा तो भी जगहें चल रही है, क्योंकि फोटो अच्छा आ रहा है, 1-2 बार तो जाना है, फिर तो जाना ही नहीं है। सबका यही ट्रेंड है आजकल कि भाई नई नई जगह ट्राई करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको एम्बियंस पे, इंटीरियर पे खर्चा करना है, स्टाफ उतना रखना पड़ेगा, तो फिक्स सैलरी का एक्सपेंस हो गया, शेफ रखेंगे तो उसकी सैलरी हो गई, तो महीने का जो फिक्स खर्चा है बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कितने लोग आएंगे, कितना टर्नओवर होगा, सेल होगा नहीं होगा, रिस्क फैक्टर है। और जितने बड़े स्केल पे आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, और रेस्टोरेंट बिजनेस में मेजॉरिटी लोग वही हैं जिनके दूसरे बिजनेस चल रहे हैं, ये आप देख लेना, आपके कॉन्टैक्ट में भी कोई होगा ना, सिर्फ रेस्टोरेंट के भरोसे घर चल रहा है, ऐसा रिस्क कोई नहीं ले सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके और कोई बिजनेसेस होंगे जिससे उन्होंने अर्न किया होगा, और वो साइड बिजनेस की तरह अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट खुद नहीं करना, आप स्टाफ के भरोसे काम कर सकते हो, बट अगेन कैपिटल इंटेंसिव है। तो लोग क्या करते हैं ना, 2 4 5 पार्टनर मिल गए, कॉन्टैक्ट में है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स है, एसोसिएट हो गए, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर लिया। इसका बेनिफिट ये है कि लायबिलिटी भी डिवाइड हो गई और रिस्क भी डिवाइड हो गया। अब 1 करोड़ रुपए अकेला इन्वेस्ट करके एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, इससे बेटर है अगर 20-20 लाख वाले 5 पार्टनर हो, तो 20 लाख शायद सबके लिए अफोर्डेबल होगा 1 करोड़ के कंपेरिजन में। और उसमें अगर लॉसेस हो भी गए तो एक बार के लिए बेरेबल है, और वो भी तो डिवाइड होंगे 5 लोगों में। तो कहीं ना कहीं रिस्क को डिवाइड करने के लिए, लायबिलिटीज को डिवाइड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर लें। फिर पार्टनरशिप फर्म में जाओ, एलएलपी में जाओ, और भी ज़्यादा रिस्क है तो फिर आप कंपनी बना लो, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टर्स फिर हज़ारों में होंगे, लॉस होगा तो सबका लॉस थोड़ा थोड़ा होगा, एक इंसान के ऊपर सारा लॉस नहीं आने वाला। आगे है समझ में? तो रिस्क और लायबिलिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में भी यही पॉइंट रहेगा, वो आप कंपैरिजन में ध्यान रखना। पार्टनरशिप और एलएलपी में डिफरेंस क्या है? रिस्क फैक्टर का ही तो है, लायबिलिटी का ही तो है। अगर जैसे अब मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं और भूपेंद्र सर हम लोग पार्टनरशिप फर्म में जैसे हमने रजिस्टर की हुई है, अब हमने एलएलपी नहीं बनाई है, मेरे पास ऑप्शन था मैं एलएलपी बना सकता हूँ, इवन हम प्राइवेट लिमिटेड भी तो बना ही सकते हैं, 2 लोग हैं तो एक कंपनी भी स्टार्ट कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बट अननेसेसरी मैं उस लेवल पे क्यों जाऊँ। तो एक प्राइवेट कंपनी को जो कंप्लायंसेस करने हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म से डेफिनेटली ज़्यादा है। तो मेरा फिर रेगुलर रिटर्न फाइलिंग, आरओसी के कंप्लायंसेस, उसमें कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू फाइल करवाना, उसकी फीस पे करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, खर्चा भी तो होगा। ऐसा बिजनेस ही नहीं है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड बना के सिर्फ एक कंपनी का टैग लेके घूमूं कि हाँ मैं भी एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ या प्रमोटर हूँ, क्या फायदा उसका। एलएलपी और पार्टनरशिप में मेरे पास चॉइस है। अब मेरे प्रोफेशन में रिस्क ऑफ लॉसेस जो है वो नॉमिनल है, बहुत ही मिनिमल है। बिकॉज क्या हो रहा है, मैंने कोई कैपिटल इंटेंसिव खर्चा नहीं किया, जो सेटअप है वो वन टाइम है। रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन वाला काम नहीं है कि मैं मार्केट से पैसा उधार ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, फिर प्रोडक्शन करके बेच रहा हूँ, साइकिल टाइम है, पैसे आने में टाइम लगता है, कभी बैड डेट हो जाते हैं, वो सब रिस्क नहीं है। यहाँ सर्विस सेक्टर वाला काम है, मेरा वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बदले में फीस चार्ज कर रहा हूँ, उसमें से मैं एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना लॉसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लॉस क्या होगा, जो मैंने वन टाइम एक्सपेंडिचर किया है वो भी मैं कहीं ना कहीं राइट ऑफ करके उसको भी स्क्रैप कर सकता हूँ। तो मेरा बहुत हैवी लॉस होने का चांस नहीं है। तो मैं एलएलपी के लिए क्यों जाऊँ। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में बनाता हूँ जिसमें रिस्क ऑफ लॉसेज अनलिमिटेड है भी, तो मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में अनलिमिटेड लॉस होने का चांस नहीं। लेकिन यही अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मैं मार्केट से उठा रहा हूँ या फिर बिजनेस कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग करके, डेफिनेटली मुझे एलएलपी के लिए जाना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर बहुत हैवी लॉसेस हो गए, कोविड आ गया, कोई भी सिचुएशन हो गई या हैवी लॉस हो गए, तो उसमें मेरी पर्सनल एसेट्स के ऊपर बर्डन नहीं आए। तो वहाँ पार्टनरशिप फर्म के बदले एलएलपी वाला जो ऑप्शन है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये अगेन बिजनेस के नेचर पे, रिस्क कितना है, अनसर्टेनिटी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर। आगे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। हाँ ये भी रहेगा, बिजनेस आपको कितना स्टेबल बनाना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। अब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में स्टेबिलिटी आपको कैसी लगती है। अगर प्रोप्राइटर को कुछ हो गया तो बिजनेस तो गया, ठीक है, तो स्टेबिलिटी नहीं है ना, प्रोप्राइटरशिप में रिस्क है। अब उसके कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म हो तो स्टिल बेटर। एक पार्टनर को कुछ हो गया तो आप डीड में मेंशन कर सकते हो कि बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर लेंगे। एलएलपी भी परपेचुअल है, कंपनी परपेचुअल है। एचयूएफ में बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वहाँ रिस्क फैक्टर कम है। ओपीसी में आप एक बार नॉमिनी फाइल कर सकते हो तो वो भी कवर हो सकता है। तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस का फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहिए। बड़ी कंपनीज में जो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, रिलायंस में आप देख लो, बीच में अगर आपने न्यूज़ पे सुना होगा तो रिलायंस में मुकेश अंबानी ने एक काउंसिल सेटअप की है। अब उनके 3 बच्चे हैं, उनको कुछ हो जाएगा, उनकी एज ही 60+, तो उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतना बड़ा ग्रुप है। अब जब उनको कुछ हो जाएगा तो फिर वो बिजनेस के लिए वापस फैमिली मेंबर्स में फाइट होगा। और उनकी फैमिली में एक बार पहले भी हो चुका है, अनिल अंबानी वर्सेस मुकेश अंबानी, सारे बिजनेस बांटने पड़े थे, तो वो तो चलो कर लिया। अब उनको ये चीज़ पता है कि भाई मेरे बाद भी ये होने वाला है और होगा ही। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर में कोई किसी की हर बात सुन लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब उन्होंने क्या किया पता है, उसके लिए काउंसिल सेटअप की है। काउंसिल मतलब एक कमेटी बनाई है, वो डिसाइड करेगी कि उनके जाने के बाद वो सारा बिजनेस जो है कौन क्या संभालेगा, कैसे मैनेज होगा, ताकि कोई डिस्प्यूट ही ना हो। तो डिस्प्यूट को पहले से कट डाउन करने के लिए अभी से उन्होंने उस चीज़ का प्लानिंग कर लिया कि भाई ये प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना हो। और अभी से उन्होंने अपने सन और डॉटर को अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टरशिप और चेयरमैनशिप और वो सब पोस्ट देनी स्टार्ट कर दी है कि ऑलरेडी एक बिजनेस ना एथिकली डिवाइड हो ही गया है, तो बाद में झगड़ा नहीं होने वाला है कि कौन क्या बिजनेस संभालेगा, और पूरा ग्रुप डिवाइड नहीं होगा। एक बात है, इसका इम्पैक्ट आप सोचो, रिलायंस ग्रुप में आज एक न्यूज़ आ जाए कि भाई रिलायंस के अंदर ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है कि किसको क्या बिजनेस मिलेगा, अंदर अंदर फाइट हो रहा है, क्या असर होगा उस चीज़ का मार्केट में, शेयर मार्केट पे जो इफेक्ट होगा। अच्छा, रिलायंस जैसा बड़ा ग्रुप वो निफ्टी 50 में भी है, बीएससी के 30 स्टॉक्स में भी है, वो डाउन जाता है, पूरा मार्केट डाउन जाता है। उसके साथ कितने इन्वेस्टर्स का पैसा जुड़ा हुआ है, कितने स्टाफ है उनका जिनको उन्होंने रिक्रूट किया हुआ है, जिनकी सैलरीज चल रही है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग एक नेगेटिव न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट पता नहीं कितने लोगों तक होगा, और ये इंटरनेशनली जाएगा बिकॉज वो ब्रांड पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत रिस्की हो जाती है उनके लिए जब आप उस लेवल पे काम कर रहे हो, तो उसका पहले से उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये सारी प्लानिंग आपको करके चलनी है अपने बिजनेस के हिसाब से। स्टेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब टाटा में देख लो, टाटा ग्रुप में पहले रतन टाटा ही फेस थे, सबको लगता है रतन टाटा है तब तक, अब उनको कुछ हो गया तो अब वो रोल ही प्ले नहीं कर रहे कंपनी में कुछ। उनकी एज अभी आपने देखा होगा, रिसेंट अभी 1-2 दिन पहले भी आया था, वो इतने एजेड हो गए, उनको चलने फिरने में भी अब तकलीफ है, ही इज हाईली एजेड पर्सन, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस में पार्टिसिपेट करना। उन्होंने टाइम रहते ही अपने बिजनेस में जो कंट्रोल था वो दूसरी कमेटी को देना शुरू कर दिया, और दूसरे लोगों को चेयरपर्सन और अलग अलग पोस्ट पे देके वो एक एडवाइजर के तौर पे पीछे हट गए, बिकॉज ही नोज कि भाई मेरे नाम से अगर इतना बड़ा ग्रुप चल रहा है, कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो पूरा ग्रुप डिस्टर्ब होगा। बेटर है मैं पहले से ही ना वो एक पर्सन के नाम से जो कंपनी चल रही है ना वो साइड पे ही कर दूं। तो अब जो बाकी की टीम काम कर रही है, दे आर द फेस ऑफ द कंपनी, और वो टाटा फैमिली के मेंबर्स भी नहीं, बाहर के लोग आ गए जो मेरिट पे काम कर रहे हैं। तो दिस शोज के भाई टाटा ग्रुप में जो परपेचुअल सक्सेशन वाला सिस्टम है वो चलता रहेगा,
और एक फैमिली के कंट्रोल में डायरेक्टली वो चीज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं एक फेस के ऊपर कंपनी नहीं चल रही कि इसको कुछ हो गया तो क्या, वैसा थ्रेट नहीं है। और रिलायंस में भी वो वही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस में अभी भी ऐसा है, भाई मुकेश अंबानी इज द फेस ऑफ द कंपनी, उनको देख के लोग पैसा लगा रहे हैं। इवन ही नोज दैट कि भाई मेरे नाम से कंपनी चल रही है, बट ऐसा तो नहीं कि सारा काम वही कर रहे हैं। हर बिजनेस में उनके एमडीज होंगे, सीईओ होंगे, चेयरपर्सन होंगे, सब कुछ है, बट वो अब ये चीज कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे मेरा नाम हटे और रिलायंस एक कंपनी की तरह दिखे, सिर्फ मुकेश अंबानी की कंपनी है वैसा ना दिखे, क्योंकि इसका इंपैक्ट तब होगा जब उनको कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली उस टाइम पे टंबल करेगा, फिर स्टेबल होते होते टाइम लगेगा। तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन वो ये एडमिनिस्ट्रेशन किसको करना है, किसी एक इंसान को करना है या आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, आपकी सोच वैसी है कि नहीं सारे डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखनी है तो प्रोप्राइटरशिप, अदरवाइज फिर आप बाकी ऑप्शंस पे स्केल के हिसाब से जा सकते हो। ये सारे फैक्टर्स ना एक साथ क्यूमुलेटिवली काम करते हैं जब आप एक बिजनेस का फॉर्मेट सिलेक्ट करते हो। सिर्फ एक फैक्टर पे डिसीजन नहीं हो सकता, वो इम्प्लाइड। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये सबसे बड़ा पॉइंट। प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी चाहिए या नहीं चाहिए। कितने लोगों की सोच वैसी होती है ना, प्रॉफिट तो सारा मैं ही रखूंगा, हिस्सा नहीं देना किसी को, प्रॉफिट पूरा मेरा होगा। आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप शेयरिंग, पार्टनरशिप, इक्विटी छोड़ दो ये सब चीजें, ठीक है। फिर या तो आपके पास इतना कैपेसिटी है तो आप स्टाफ को सैलरी पे रखो, पार्टनरशिप ऑफर मत करो, इक्विटी ऑफर मत करो, तो प्रॉफिट आपका उनको फिक्स सैलरी दे देना, बट फिर उतना रेवेन्यू जनरेट भी होना चाहिए कि आप सबको सैलरी बांट पाओ और सारा प्रॉफिट खुद रखने जाओ। कितने बिजनेस में ये होता है कि भाई मिल बांट के कमाने में फायदा है, अकेले सारी लालच करने जाओगे ना तो अल्टीमेटली उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। तो अगेन वो बिजनेस के नेचर पे, रिस्क पे, अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल ही दे रहा था कि मैं प्राइवेट लिमिटेड के चक्कर में क्यों पढ़ूंगा, कोई सेंस नहीं है उसका, खाली सुनने में अच्छा लगेगा, कंपनी बना रखी है, कंप्लायंसेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उसका कॉस्ट, उसके प्रोसेस, आरओसी के चक्कर में पड़ा रहूंगा, इससे तो बेटर है कि मैं उससे दूर ही रहूं। तो मुझे जब नीड नहीं है, अब हम दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो फर्म बनाना मेरी रिक्वायरमेंट है, नहीं बनाऊंगा तो वो इनकम टैक्स में भी इलीगल हो जाएगा। लेकिन एलएलपी पे जाऊं वो मेरी चॉइस है, कंपनी बनाऊं ना बनाऊं मेरी चॉइस है, तो फिर मैं अननेसेसरी अपना कंप्लायंस का बर्डन क्यों बढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है? तो ये क्लैरिफाई हो गया यहाँ पे। टैक्स इम्प्लीकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपने डीटी स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे हर एक टाइप की एंटिटी पे टैक्स के रेट्स अलग अलग है। प्रोप्राइटर का टैक्स का रेट अलग होता है, फर्म एलएलपी का अलग है, कंपनीज का अलग है, और जितना आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे ना उतना टैक्स बढ़ता जाता है। प्रोप्राइटर के लिए टैक्स सबसे सस्ता है, लेकिन फर्म में फ्लैट 30% टैक्स है। अब मेरी पार्टनरशिप फर्म है, अगर मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना, नेट 1 लाख रुपए, तो 30,000 रुपये मुझे टैक्स देना है, फ्लैट 30%, तो काफ़ी कॉस्टली हो गया। अब 1 लाख रुपए क्या प्रॉफिट होता है पूरे साल का, किसी का भी होना है, लेकिन उसके सामने 30,000 रुपये जो टैक्स में चले जाते हैं, अब वो भरना पड़ता है, तब महंगा पड़ता है कि 30,000 तो गवर्नमेंट लेके चली गई, बाकी 70,000 ही बचा, सिर्फ 1 लाख के नॉमिनल प्रॉफिट पे। समझ में आ रहा है? कंपनी में भी ये सेम फॉर्मेट है, वहाँ पे भी 30% है, एलएलपी में भी 30% है। तो ये जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं इन सब में टैक्स रेट बहुत हाई है। प्रोप्राइटरशिप में ना स्लैब रेट होता है, कुछ इनकम तक 0 टैक्स, उसके ऊपर 5%, फिर 20%, फिर 30%, तो आपको फ्लैट टैक्स नहीं देना होता है, स्टेप वाइज कैलकुलेट होता है। तो जितनी इनकम होगी उस हिसाब से आपको परसेंटेज में टैक्स देना होगा, वो सिस्टम है। तो टैक्स इम्प्लीकेशंस आर ऑब्वियसली नेसेसरी टू बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग अ स्टेप कि भाई कौन सा हमें फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। इवन फॉरेन एंटिटीज इंडिया में आती है तभी भी ये करती है। टेस्ला अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आया, उसका रीज़न वही है कि उनको वो टैक्स इम्प्लीकेशंस बहुत भारी पड़ रहे हैं, जो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे आके फिजिबल नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे तो टैक्स पे करने के बाद कुछ बचेगा। टोयोटा वालों ने तो कितनी बार बोल दिया गवर्नमेंट को यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो टैक्स कम लगाओ, क्योंकि उनकी फॉर्च्यूनर का भी डेटा भी आता है कितनी बार, पता नहीं वो कितना करेक्ट है, तो 28% तो जीएसटी देना है। फिर वो एसयूवी गाड़ी है, 3000 सीसी का इंजन है, लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर 22% सेस लग जाता है। तो बोले इतना टैक्स ले जाते हो तो 50 लाख की गाड़ी बेचने के बाद भी हमको जितना नहीं मिलता उससे ज़्यादा गवर्नमेंट कमाती है। और ये एक्चुअली में कार कंपनी कार बना के सेल करके रिस्क लेके उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है जितना गवर्नमेंट एक गाड़ी पे बैठे बैठे जीएसटी कमा रही है। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें टैक्सेशन इतना महंगा पड़ रहा है कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अब ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी और कंपनीज हैं जो इंडिया में अपना बिजनेस करके अर्न कर ही रही है, लेकिन टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। हाँ, ये मैटर करता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, एरिया, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मार्केट, लोग उस प्रोडक्ट को कितना कंज्यूम करेंगे, ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। प्रोडक्ट आप कहाँ पे बेच रहे हो, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है या नहीं, उससे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। अब टेम्परेचर या वेदर वाइज अपने बात कर लें तो अपने यहाँ पे अब अपने जोन में कोई इतनी ठंड तो पड़ती नहीं है, लेकिन बेचने वाला विंटर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई खरीदने वाला है क्या फिर?
विंटर वेयर होगा, कितना विंटर वेयर होता है अपने, और सूरत में आपने देखा है लोगों को कोई बहुत बड़े बड़े भारी भारी जैकेट पहन के घूम रहे हैं, स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, उतनी ठंड पड़े तो पहने ना। तो आपने शौक के लिए कोई लेदर जैकेट ले भी लिया होगा तो वो ऐसे ही पड़ा है, यूज में नहीं आने वाला, क्योंकि वो पहनने लायक उतना टेम्परेचर ही नहीं है। अब जो कंपनी आ रही है वही बेचे जा रही है, कोई खरीदने वाला ही नहीं। तो ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल लोकेशन, अवेलेबिलिटी, मोबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ये सब पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या ज्यादा सेल होगा और क्या नहीं होगा, उस बेसिस पे भी आप डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, कितना इजी कितना डिफिकल्ट, आपको क्या रखना है। अब शेयर्स वाले केस में तो हम देख ही रहे हैं, ट्रांसफर ट्रांसमिशन वेरी सिंपल। यही अगर पार्टनरशिप फर्म है, कंपेरेटिवली वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो सब चलेगा। उसमें पेपर वर्क, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन, गुडविल में कितना हिस्सा देना है, प्रॉफिट में कितना शेयरिंग देना है, और कभी कभी डिस्प्यूट होते ही है। वो टाइम पे जब आप सेपरेट कर रहे हो ना, फिर बोले नहीं मैंने इतना टाइम दिया फर्म में, मेरा इतना पैसा बनता है, बाकी पार्टनर बोलेंगे नहीं इतना दिया तो उसे इससे ज्यादा नहीं बनता है। वो कहीं ना कहीं कितना भी आप रूल बना लो, लेकिन एट दी एंड ना किसी एक का तो दिमाग खराब होने ही वाला है कि भाई मेरा नुकसान हुआ है, वो ऐसा सोचने वाला है। फेयर कैलकुलेशन करना एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता। अब प्रोप्राइटरशिप वाले केस में क्या होगा, वहां पे ट्रांसफर करना बिजनेस जो है कितना ईजी है कितना टफ है। आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या पार्टनरशिप वाला पंगा नहीं है, लेकिन पूरा बिजनेस किसी के नाम पे पास ऑन करना है तो पेपर वर्क करके अपने को करना पड़ेगा। कंपनी वाले केस में सबसे सिंपल है, शेयर खरीदना शेयर बेचना, वेरी सिंपल, बाकी में थोड़ा बहुत पेपर वर्क रहेगा। तो आप इस बेस पे भी सोच सकते हो कि इन फ्यूचर ट्रांसफरेबिलिटी आपको कैसी रखनी है, उस बेस पे भी आप अपना अभी फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजरियल नीड्स, ये वैसे ही हो गया, आपको मैनेजमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें आप खुद केपेबल हो और आपको लगता है मुझे किसी और के एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस काम में ट्रेंड हूँ, तो आपको स्टाफिंग की, उस तरीके के पार्टनर्स की, स्ट्रेटेजिक अलायंस की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना बिजनेस कर सकते हो। तो आप सोल प्रोप्राइटर पे भी जा सकते हो। आपको लगता है कि यार अब जैसे आजकल ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है, तो अपने देखते हैं कि वहाँ पे किसी का दिमाग बिजनेस सेटअप करने पे चल रहा है कि मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कोई ये दिमाग लगा रहा है कि इन्वेस्टर कहाँ से लाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो काम अपने को नहीं आता है। तो अपने किसी ऐसे बंदे को पार्टनर बनाएंगे जिसको टेक्निकल नॉलेज हो, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या सॉफ्टवेयर कोडिंग से रिलेटेड हो। तो भाई टेक्निकल काम तू देख ले, बिजनेस स्ट्रैटेजी मुझे सोचने दे। फाइनेंस वाले के लिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा ढूंढो जिसको पैसों की अच्छी नॉलेज हो कि कहाँ से रेज करने में, कितना डेट, कितना इक्विटी, क्या सही रहेगा। तो लोग ऐसी टीम बनाते हैं जनरली, तो फिर काम हो सकता है। तो आपकी कितनी नीड्स है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सीक्रेसी वाला पॉइंट, बिजनेस में सीक्रेसी का कुछ काम है या सब ओपन है? बहुत ज्यादा काम है। मतलब बिजनेस में आप अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर रहता है। अब जितना आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है आप उस बेस पे भी डिसीजन ले सकते हो। बहुत बार लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल लेवल पे रखते हैं, बढ़ाते नहीं जान पूछ के, क्योंकि बोले स्केल बढ़ाने जाऊंगा ना तो बिजनेस सीक्रेट्स बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा और मैं ही अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाऊंगा। ये लोगों को डर होता है। तो लोग क्या करते हैं ना, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या HUF लेवल पे ही काम करते हैं कि भाई हमारा बिजनेस करने का तरीका बाहर नहीं जाना चाहिए। भले हम एक लिमिटेड पैसा कमाए लेकिन कमाते तो रहे, स्टेबल तो रहेगा। ज्यादा स्केल अप करने जाएंगे ना तो आइडिया लीक हो जाएगा, मेरे यहीं पे काम करके मेरा ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा सामने वाला। काफी लोगों को ये चीज का थ्रेट होता है, इसलिए वो लोग एक लेवल से ऊपर बिजनेस नहीं करते। लेकिन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रोल रख सकते हो। वो कोका कोला का आप एग्जाम्पल ले लो, इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन फॉर्मूला वो तो सीक्रेट ही है ना, लिखा होता है उसके पैक पे, इंग्रेडिएंट्स में कि ये सब चीजें हैं, इतना इतना है। वो सिर्फ आपको आइडिया दे देंगे कि भाई शुगर है, कार्बोनेटेड वाटर है, एसिडिटी रेगुलेटर है, कलर, फूड कलर ये वाले परमिटेड यूज किए हुए हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ी ना बताते हैं। इंग्रेडिएंट में सब कुछ बताते हैं क्या क्या उसके अंदर मिलाया हुआ है। अगर यही पैकेट पे लिखा होता तो क्या होता, कोका कोला से ज्यादा उसके डुप्लीकेट बिक रहे होते। अपने लोगों को टाइम लगता ही नहीं है, ओरिजिनल का फर्स्ट कॉपी बना के ओरिजिनल से ज्यादा बेचते हैं उसको। एक्चुअली में बिस्लेरी की हालत देख लो आप, देखा बिस्लेरी के स्पेलिंग में जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे ब्रांड है मार्केट में, और आपको देख के ध्यान भी नहीं जाएगा कि बिस्लेरी लिखा है कि अल्फाबेट जंबल किए हुए, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कलर भी सेम ही यूज करते हैं, पूरा फॉर्मेट भी सेम ही यूज करते हैं। अब बिस्लेरी वाले को ये बात पता नहीं होगी क्या कि कॉपी हो रही है? कभी उसने भी तो कहीं दुकान पे जाके पानी खरीदा होगा, बोले यार ये तो बॉटल मेरी जैसी लग रही है लेकिन स्पेलिंग अलग है। मालूम है ना उनको भी कि डुप्लीकेसी हो रही है, पर पता है वो उसके पीछे एफर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ना इन सबको पकड़ने जाने में जो लीगल खर्चा होगा ना वो ज्यादा है। इससे तो बेटर है अपने बिजनेस पे ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दो, कि जहाँ पे ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स या स्मॉल स्केल प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकते, हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके हर दुकान तक पहुंच सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। कमीशन ज्यादा दे दो, वहां पे टारगेट करो। आप एक एक डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरर को पकड़ने नहीं जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, इतने छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, और इंडिया में इतने हैं, हजारों में नहीं शायद लाखों में होंगे। तो एक बिस्लेरी वाला अगर ये लाखों लोगों को पकड़ के इन पे केस चलाने बैठ गया IPR का, तो काम खत्म हो गया। वो बिजनेस करेगा, केस लड़ता रहेगा, उसमें उसका भी लीगल एक्सपेंस होने वाला है। वो कॉस्ट बेनिफिट देख के उसको जाने दे रहे हैं, अदरवाइज वो चाहे तो डेफिनेटली लीगल एक्शन ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड की सीक्रेसी पे डिपेंड करता है। कोका कोला का एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में कोई शायद 2-3 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ कोका कोला नहीं बिकता है, बाकी पूरे वर्ल्ड में बिकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने फॉर्मूला को सीक्रेट रखा है कि वो कॉपी ना हो सके। आया समझ में? अब उसमें ना उन्होंने पूरा डिवीजन वैसे किया है कि जो फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेट जो होता है कोल्ड ड्रिंक का, वो अलग जगह बनता है, फिर वो ट्रांसफर होता है बॉटलिंग प्लांट में, जहाँ बॉटल बनती है, बॉटल के अंदर कॉन्सेंट्रेट और जो सोडा है वो फिलअप होता है, पैकिंग होता है, ये सब डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, और वो सीक्रेट फॉर्मूला ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने वो चीज़ें की हुई है, आइडिया लीक ना हो। बट अगर आप इतनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते इतने स्केल पे, तो छोटे लेवल पे बिजनेस करना फिर ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सब चीज़ें बहुत जगह होती है। अपना टेक्सटाइल मार्केट में देख लो, जितने लोग टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई नई क्वालिटी डेवलप की, कोई नया डिज़ाइन डेवलप किया, अब वो सबको बता देंगे तो फिर तो लीक हो जाएगा और भी लोग कर लेंगे। तो प्रोसेस कैसे कर रहे हैं वही नहीं पता है ना, तो वो सीक्रेट मेंटेन करेंगे तभी वो मोनोपोली रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी वैसे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस। अगेन सेम बात, आपको कितना इंडिपेंडेंटली काम करना है, कितना गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बर्डन में काम करना है, अपना प्रॉफिट कितनों के साथ शेयर करना है, जनरल पॉइंट हो गया। ठीक है, बर्डन कितना लेना है उस चीज़ का, उस पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा फॉर्मेट सही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे कवर अप हो गए। बोलो कोई क्वेरी यहाँ तक? सारे पॉइंट्स क्लियर? अब इसमें आप पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न करने मत बैठना। ये आंसर ऐसा है कि इसमें आपको सिर्फ फैक्टर्स पता होने चाहिए, और अंदर के एग्जाम्पल्स आपने अगर पढ़े हैं तो आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो। तो टाइम मत वेस्ट करना, वर्ड टू वर्ड लर्न करने का कोई नीड नहीं है उसकी। आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है इसमें। स्टार्टअप की बात हो रही है, देख लो एक बार। स्टार्टअप कंपनीज का तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप मचा हुआ है ना, हर किसी को स्टार्टअप ही खोलना है। 2-4 साल कॉर्पोरेट में काम कर लिया, अब अपना बिजनेस बनाऊंगा, तो सब लोग स्टार्टअप में ही लगे हुए हैं। लेकिन स्टार्टअप्स में सक्सेस रेशियो भी बहुत कम है, हर स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। लेकिन स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत करना कोई गलत आइडिया नहीं है। अगर आपके पास है उस चीज़ के लिए कोई आइडिया, तो आप ट्राई तो कर ही सकते हो ना। कौन सा स्टार्टअप किस लेवल तक चला जाएगा यू नेवर नो, तो कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फेलियर रेट हाई होता है, ये रियलिटी माइंड में होनी चाहिए। बोले नहीं स्टार्टअप शुरू करूंगा ना तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, पेटीएम के लेवल पे पहुंच ही जाऊंगा, कंपनी घाटे में रहे, अपने 800 करोड़ पक्के हैं, वही तो करना है। ठीक है, आपका वैसा दिमाग चल रहा है तो बात अलग है, फिर आप कमा लोगे। लेकिन कंपनी को ग्रो करना है, उस लेवल पे लेके जाना है, एक पूरे एंटिटी को साथ लेके चलना है, तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हो सकता है आपका आइडिया सक्सेसफुल हो जाए, ट्राई कर सकते हो। तो स्टार्टअप बिजनेस जो है वो आजकल ट्रेंडिंग है, ज़्यादा इंडिया में लोगों के माइंड में आ गया ये चीज़ कि हमें करनी है। मोदी जी ने भी इतना प्रमोट किया, उसका भी एक इम्पैक्ट हो गया। और वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्टअप का आइडिया पहले से था, लोग वहाँ ज़्यादा एफर्ट करते थे। अपने यहाँ पे पहले जनरेशन में थोड़ा सा थ्रेट ज़्यादा होता था, जॉब नहीं छोड़ सकते, जॉब छोड़ देंगे तो क्या होगा ये वो। अब की जनरेशन में फियर लेवल कम है कि थोड़ा पैसा सेव करके कम में चला लेंगे, लेकिन ट्राई करते हैं, 6 महीना साल देते हैं, नहीं चला फ्लॉप हो गया तो जॉब वापस कर लेंगे, वो टेंशन नहीं। वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहीं ना कहीं आ गई और वो अच्छी बात है, उस वजह से लोग स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ कंपनी जिसको आप सेटअप करके अपना बिजनेस चलाने की ट्राई कर रहे हो, तो वो भी ट्रेंडिंग है आजकल, उसकी बात हो रही है। उसमें इनकम टैक्स में और बहुत सारे कंप्लायंसेस में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि आप स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन में आ जाओ, हम आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस और टैक्सेशन में रिलीफ देंगे, तो उससे आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा कि आप ये काम कर रहे हो तो हम भी आपके साथ हैं, वो चीज़ रहेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो फीचर्स है उसमें मुझे आपको कुछ बताना नहीं, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, सिर्फ हेड पॉइंट देख लो आप। फंडिंग रेज करने में ईजी रहता है, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, स्टार्टअप का कुछ खर्चा लगेगा, इनिशियल रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट लगेंगे, कंप्लायंसेस का बर्डन बढ़ेगा, टैक्स एडवांटेज कम हो जाएंगे, ये सब पॉइंट्स बताए हुए, तो ये आपको पता है। वैसे ही बाकी एंटिटीज के बारे में भी बात हो रही है। अब एलएलपी के बारे में जो यहाँ बात हो रही है ना, मैं अभी यहाँ पे आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। रीजन आपका एक चैप्टर नंबर 5 है जो फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी की बात करता है, तो वहाँ पूरा चैप्टर ही इस टॉपिक के ऊपर है, तो अभी यहाँ से नहीं भी डिस्कस करेंगे चलेगा, रिपीट हो रही है चीज, तो उसको जाने दो आप। मीनिंग ध्यान में है ना, तो बहुत है। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आपको जितना भी आइडिया है, जो अकाउंट्स में आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है, उतना ही पॉइंट है, सिर्फ एक समरी दे रखी है, तो वो कंटेंट आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें भी कोई रिपीट करने की नीड नहीं है। सोल प्रोपराइटर पे अपन बात कर ही रहे थे अभी कब से। स्टार्ट करना इजी है, रजिस्ट्रेशन का बर्डन कम है, आप अकेले इसको कम बजट में भी शुरू कर सकते हो। 1 पर्सन कंपनी पे अपन ने कंपनीज एक्ट में बात कर ली है। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। तो जितना मैंने बताया उसको आप उस तरीके से ही पढ़ना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बस।